हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय अबय वठेजा और आज हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है ये एमसीक्यूज़ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दोनों के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम फूड और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। देन पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिसमें आएंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देन पढ़ेंगे कि ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल के लिए ईटिंग्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हेल्दी वेट, देन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, ये पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो दो टॉपिक थे आपके वो आपके नहीं आ रहे तो हम वो कवर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो चैप्टर है हमारा इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो न्यूट्रिशन है हमारा फूड है, हमारे विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हैं, इन सब का हमारे स्पोर्ट्स से क्या संबंध है, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सब हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। किस न्यूट्रिएंट को ना लेने से क्या होता है, किस ज़्यादा लेने से क्या होता है, इस चैप्टर में सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा इसके चैप्टर के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समरी बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट समरी, दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑफ द चैप्टर। एक एक वर्ड कवर होगा, एक एक क्वेश्चन कवर होगा, ताकि आप हमारा मिशन 100 है वो फोड़ किया है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, a diet which contain all the essential constituents of food in proper amount is known as balanced diet। बट हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और ये डेफिनेशन अगर आप लिख के आएंगे तो आपका कोई भी एग्जामिनर चाहे कोई मर्जी हो एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ वो नीचे स्क्रीन पे शो हो रही है आपको। अ डाइट विच कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्सन, ये चीज़ हमने ऐड करनी है, इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, मिनरल है, कोई मर्जी चीज़ है, सभी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट उस पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कोई पर्सन है, अगर उसने रेसलिंग करनी है, कब रेसलिंग करनी है, फाइटिंग वगैरह में जाना है, तो उसे उसकी मसल्स बिल्डअप करनी है, और मसल्स बिल्डअप करनी है तो उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इस केस में उसकी डाइट के अंदर, उसकी बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा रखा जाएगा, और उसको बैलेंस डाइट इसीलिए दी जाएगी ताकि प्रोटीन की जो प्रोपोर्शन है वो बाकी सभी प्रोपोर्शन से तालमेल खा के बैठे। यानी अगर ऐसा हुआ, अगर उस पर्सन ने अकेली प्रोटीन की डाइट लेनी स्टार्ट कर दी, जिसको अपनी मसल्स बिल्डअप करनी है, अगर उसने सिर्फ प्रोटीन की डाइट लेनी स्टार्ट कर दी तो कैसे काम चलेगा, बाकी सभी विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होंगे उसके अंदर, एंड उसके अंदर इनकी डेफिशिएंसी के कारण कुछ बीमारियां आ जाती हैं। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट नेसेसरी होती है। इसीलिए आपकी मम्मी कहती है आपको कि आप दाल खाओ, आप पालक खाओ, बट आप वो चीज़ें नहीं खाते, बट वो नेसेसरी है हमारे खाने के लिए। पालक में आयरन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, एंड दे ऑल आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। सब कुछ अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बैलेंस डाइट है, डेफिनेशन एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। अ डाइट विच कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड विटामिन इन करेक्ट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्सन इज नोन एज बैलेंस डाइट। अब आगे चलते हैं हम। आगे आता है हमारा न्यूट्रिशन। हमने बैलेंस डाइट को पढ़ लिया है। आप सिलेबस पास में रखें, जो टॉपिक हैं आप पढ़ते जा रहे हैं वो टिक करते जाएं। देन अब आगे आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और हमारी बुक के अंदर न्यूट्रिशन और फूड में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। फूड क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, चाहे वो न्यूट्रिटिव है चाहे वो नॉन न्यूट्रिटिव है, वो फूड होगा। फूड मतलब फूड को वो कहा गया है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, जो हमें सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है, जो हम खाते हैं वो होता है फूड। बल्कि न्यूट्रिशन वो होता है कि फूड के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट्स को निकालना और उसे बॉडी में यूज़ करना, दिस इज़ न्यूट्रिशन। तो हमें बुक में जो फूड की डेफिनेशन दी हुई है वो है फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है। एंड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है वो है
The process by which a living organism assimilates the food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. तो जो भी हम खाते हैं, चाहे उससे एनर्जी मिल रही है चाहे नहीं मिल रही, वो एक बड़ी कैटेगरी में फूड में आता है। और फूड के अंदर के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से एनर्जी निकालना और उसका बॉडी की ग्रोथ और रिप्लेसमेंट में यूज़ करना, दिस इज़ न्यूट्रिशन। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड फूड। अब न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं और न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो वो होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो आपकी बुक में क्या किया गया है, दीज आर द टू टॉपिक्स, वन न्यूट्रिशन है जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो है एंड अदर पार्ट इज न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। आपकी बुक में क्या किया गया है कि ये दोनों सेम है, आपकी बुक में डबल बार दिया गया है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ A to Z डिट्टो सेम चीज़ लिखी हुई है। बट क्या किया गया है, इसको दो बार आपकी बुक में दिया गया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या पढ़ें। तो आपकी सहूलियत के लिए और जिस तरीके से मैंने फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर याद किया था उस तरीके से आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। और मैं आपको बोलता हूं कि आप कुछ भी याद करें तो फ्लो चार्ट बना के उसको याद करें, क्योंकि फ्लो चार्ट बना के याद करने से हमें ईजिली रिमेंबर होती हैं चीज़ें। तो ये फ्लो चार्ट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लें इसका और फ्लो चार्ट नोट करें क्या है हमारे। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैंने मिक्स करके एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है, दोनों में सेम चीज़ थी। आप देख सकते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको सब कुछ भी इसमें दिख रहा है। एंड दिस इन दोनों का ये कंप्लीट चार्ट है। अगर आपके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर और अगर आप ये चार्ट बना के आते हैं ना, वो आपका नीचे वाला मैटर पड़ेगा ही नहीं, सीधा ही आपको 3 नंबर दे देगा, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ट है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूट्रिटिव और एक नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव के अंदर आते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, दो तरह के होते हैं। मैक्रो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। वाटर एक एक्सेप्शन है, जब हम पढ़ेंगे आगे तब आपको पता लगे, कोई कहता है कि वाटर न्यूट्रिएंट है और कोई कहता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड है। देन माइक्रो विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव फूड आते हैं, तो रफेज, वाटर, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड एंड फ्लेवर कंपाउंड, सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। और वाटर एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, क्योंकि कोई वाटर को न्यूट्रिएंट्स में भी प्लेस किया गया है और वाटर को नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में भी प्लेस किया गया। अगर क्वेश्चन आता है वाटर क्या है, तो हम वाटर को, पहली बात तो वाटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आया तो हम उसे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर प्लेस करेंगे, बिकॉज इसके अंदर पर्टिकुलरली किया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड शुरू करेंगे और हमें पता लग चुका है अभी तक कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो वो जो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर। हम वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आप नॉन न्यूट्रिटिव में टिक करके आएंगे, क्योंकि हमें वाटर को रखा मेजरली यहाँ पे प्लेस दिया गया है वाटर को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वी आर रीडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, कार्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड मतलब हाइड्रोजन एंड एड्स मतलब ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है, कंपाउंड से बना होता है। दीज आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है, शुगरी होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दीज आर द सोल्यूबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और दीज आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इनको शुगर बोलते हैं। और देन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बीच का जो मेन डिफरेंस है ये कि जो
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक सिंपल चेन्स में होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लॉन्ग ब्रांच्ड चेन्स के अंदर होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो तो क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि डिफरेंस के ऊपर, बट आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे आपको ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपको बताना होगा कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको डिफरेंस मतलब आपको इनके नाम याद होना चाहिए कि कौन सिंपल में आ रहा है और कौन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। देन चलते हैं हम प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिक्सचर होते हैं, इनके अंदर होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, देन अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, और जब हम प्रोटीन को खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, एंड देन ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो 20 अमीनो एसिड्स जो हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं इन 10, इसमें से 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, तो दीज आर द नॉन एसेंशियल, बट जो बाकी के 10 होते हैं दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बिकॉज ये बॉडी में नहीं बनते और हमें इन्हें बाहर से आर्टिफिशियली लेना पड़ता है। जो फूड खाते हैं हम उसके अंदर ही बाकी के 10 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते। आपकी बुक में ये 20 की जगह 23 दिया गया है, बट आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट एंड मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स जो बॉडी में चाहिए होते हैं, 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, और एक्स्ट्रा ज्ञान कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके लिए एक बेनिफिट होता है एक्स्ट्रा ज्ञान। तो 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हम जो हम फूड खाते हैं उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनके अंदर। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट फंक्शन करते हैं। हमारे बाल हैं, इनके अंदर कैराटिन प्रोटीन होता है एंड वहाँ पे भी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे स्किन, बहुत जगह पे प्रोटीन का काम आता है। हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो टूट जाते हैं, इंजरी होती है, मसल इंजरी होती है, वहाँ पे भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। किसी को वेट गेन करना है तो भी प्रोटीन चाहिए, मतलब हमने जिम लगते हैं आजकल लोग, जो एकदम पतले दुबले पतले लोग होते हैं वो भी जिम करके एकदम फुट मतलब मसल वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। कहते हैं इतने स्कूप खाना, ये खाना, बट ये आर्टिफिशियल प्रोटीन जो हमें आर्टिफिशियल तरीके से पाउडरी फॉर्म में मिल रहा है ये हमें नहीं लेना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में हमारे नुकसान होगा। अभी तो हमें अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे नुकसान है। तो हमें जो नेचुरल तरीके से प्रोटीन मिलता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से जो ये प्रोटीन मिलता है, हमें इसे इनहेल करना चाहिए, सोयाबीन से, इन सब से ये इनहेल लेना चाहिए हमें। देन ये चीज़ आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो प्रोटीन है हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छा लगता है। जैसे मजाक है, मजाक भी एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसी तरीके से जो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि उस अमाउंट तक वो चीज़ सही है, उससे ज़्यादा लेने पे नुकसान है और उससे कम लेने पे भी नुकसान हुआ है। तो मतलब एक प्रॉपर अमाउंट है, तब तक अगर आप वो चीज़ ले रहे हैं तो अच्छा है, अगर ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसान है और कम लेंगे तो भी नुकसान है। तो आपके जो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते डेफिशिएंसी के ऊपर आ सकते हैं और एक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी एक्सेस से कौन सी डिजीज़ होती है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो प्रोटीन है, अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, और आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है और ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है आपको, और हार्ट डिजीज़ हो सकती है अगर आप प्रोटीन को एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं। और अगर आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी लेते हैं तो आपको मारेस्मस एंड कावश-शोकर डिजीज़ हो सकती है, जिसके अंदर आपकी बॉडी में मल न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, आपकी एकदम वीक मसल्स हो जाएंगी, पेट उभरा हुआ सा होगा, यहाँ पे आपके रिब्स दिख रहे होंगे, एकदम वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। मसल्स बिल्कुल नहीं होंगी, ओनली बोन्स दिख रही होंगी आपको। ऐसी हमारी हालत हो जाती है अगर हम प्रोटीन को ना लें। तो आज से आप अब पढ़ चुके हैं ये, तो जाके मम्मी को कहना मम्मी आज पालक की सब्ज़ी बनाओ, आज से मैं सारी सब्जियां खाना शुरू करूँगा। तो ये अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आगे जाकर फ्यूचर में हमारा नुकसान ना हो। तो अब चलते हैं आगे फैट्स के ऊपर। फैट्स आजकल स्लिम ट्रिम होने का बहुत ज़्यादा फैशन है, लोग फैट घटा रहे हैं, हाई में जीरो फैट, जीरो फिगर, ये सब चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। तो फैट से आप इजीली समझ सकते हैं फैट क्या होता है। जो एक्सेस कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को दिन में 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप
2200 कैलोरीज भी खा रहे हैं ना, तो जो 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा हैं ये आपकी बॉडी में जमा होती जाएंगी और धीरे 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 फैट का रूप ले लेंगी। फैट ऐसे नहीं है कि हार्मफुल है, कुछ अमाउंट ऑफ फैट, मैंने अभी बोला था मैंने कि एक अमाउंट तक वो चीज़ अच्छी लगती है, बट फैट जो है वो एक अमाउंट तक अच्छा है, बट जब फैट बढ़ जाए तो वो बहुत सारी डिजीजेज लेके आता है। तो फैट क्या करता है, जो फैट एक लिमिट अमाउंट तक हमारी बॉडी को वार्म रखता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है। जो फैट है वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनाने में हेल्प करता है। अब ये जो टेम्परेचर से मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं 10th में हमारे स्कूल में था तो फुल सर्दियों का टाइम था, मैं 2-2 3-3 ऊपर जैकेट्स पहन के जा रहा हूँ और एक लड़का था हमारे स्कूल में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओबेसिटी की वो 3rd क्लास के अंदर आता होगा, बहुत ज़्यादा मोटा था, वो उसको मोटा बोल सकते हैं अपने कि वो बहुत ज़्यादा मोटा था। वो हाफ बाजू की टी शर्ट में आता था और हम 3-3 4-4 स्वेटर। तो देख सकते हैं आप, आपके आसपास भी ऐसा एग्जाम्पल होगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लोग ज़्यादा मोटे हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि फैट जो होता है वो हमारी बॉडी वो हमें हीट प्रोवाइड करवाता है, बाकी कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है हमें वो। तो फैट है। अब फैट क्या होता है, फैट एक अमाउंट तक सही है, और फैट ज़्यादा फैट हो जाएगा आपकी बॉडी में तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़, मोटापा जो होता है वो कई बीमारियों को साथ लेके आता है। तो हमेशा ज़्यादा खाने से बचें, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूँ अगर 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको 1990 कैलोरीज खाओ, 10 कैलोरीज कम ही रखो, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हमें इसके आसपास 2000 के आसपास खाने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कहते बूंद बूंद से सागर बनता है, तो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। फैट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, द वन इज सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं अगर इनका इंटेक करेंगे तो हमारी हार्ट डिजीज़ होने की खतरा है, हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। बल्कि जब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स करेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल होता है, लोअर होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर होता है। अब चलते हैं आगे वाटर के ऊपर। वाटर क्या है, पानी, जल ही जीवन है, हम पढ़ते आए हैं, और जल ही जीवन है। हमारी बॉडी में 70% तक वाटर होता है, हमारी सेल्स के अंदर वाटर होता है, हमारे ब्लड के अंदर यहाँ तक 90% तक ब्लड वाटर है। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल है, बट वाटर को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा है। जो यूनिसेफ है वो कहता है कि वाटर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि USDA यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन है वो कहता है कि वाटर एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। तो वाटर को लेकर भी बहस चल रही है, और अगर वाटर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको नॉन न्यूट्रिटिव में करके आएँ। तो वाटर को हम डिटेल में नॉन न्यूट्रिटिव में पढ़ेंगे। अब चलते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में को हो चुके हैं, और आप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आए होंगे। तो अब चलते हैं आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर हम पढ़ेंगे विटामिन एंड मिनरल्स। तो पहले हम पढ़ें मिनरल्स। मिनरल्स को भी 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत तरह से एसेंशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये कम अमाउंट में चाहिए तो ये एसेंशियल नहीं है। 2 तरह के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमें 0.1 ग्राम, जो मिनरल्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो हमें 0.1 ग्राम पर डे चाहिए होते हैं, और माइक्रो मिनरल्स 0.01 ग्राम पर डे चाहिए होते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो चाहिए होते हैं हमें 0.1 ग्राम पर डे, और माइक्रो मिनरल्स 0.01 ग्राम पर डे चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के अंदर जो आते हैं वो है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हमें पता है कि कैल्शियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बचपन से हम ये पढ़ते ही आ रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि हम स्टार्टिंग की 1st 2nd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और अब यहाँ पे आके इकट्ठा हो चुका है, सब कुछ मर्ज हो चुका है। सबसे पहले कैल्शियम, हमें कैल्शियम आपको पता है हमारे टीथ्स के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बोन्स वीक होंगी, आपकी जो ये लेग्स हैं मुड़ जाएंगे, आपको रिकेट्स वगैरह ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तो आपकी बोन्स वीक हैं, आपकी बोन्स के अंदर पोर्स हो जाते हैं और इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसका नाम है रिकेट्स। कैल्शियम की डेफिशिएंसी, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, या ये सकता है रिकेट्स इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस दे देंगे ऑप्शन आपको, और कैल्शियम पे टिक करके आपको आना है। और आपको ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कैल्शियम हमें किस किस से मिलेगा, चीज़, मिल्क, ऑरेंज, ऐसे करके आप कंफ्यूज होंगे। सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो आपको जो कॉमन है, जैसे कैल्शियम आपको मिल्क से मिलता है, ठीक है, कैल्शियम आपको मिलता है कर्ड से मिलता है, कैल्शियम योगर्ट से मिलता है। तो जो नॉर्मल आपके चीज़ें आपको याद रहती हैं वो करें, ज़बरदस्ती याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन पोटेशियम आता है। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में काम करता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। और जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सोडियम का काम क्या है और पोटेशियम का काम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप लिखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में काम करते हैं दोनों। तो पोटेशियम जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी डाइट का, मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सोडियम पोटेशियम पंप में इसका यूज़ होता है। और सोडियम का क्या यूज़ होता है? सोडियम का होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में सोडियम का यूज़ होता है। और सोडियम कहाँ मिलता है हमें? टेबल सॉल्ट में मिलता है, NaCl हमें पता है, बटर में मिलता है और सॉल्ट पिकल्स में मिलता है। इसके बाद आती है बारी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या होता है? इट रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स को मैग्नीशियम जो होता है वो रिपेयर करता है, और मीट और ब्राउन राइस में मिलता है। देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या काम होता है? बोन्स और टीथ को बनाने में हेल्प करता है, मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ नॉर्मल रखता है, और रिच क्वांटिटी इन एग में मिलता है। देन सल्फर। सल्फर होता है वो हमारे DNA में मिलता है, DNA में प्रोटीन के अंदर मिलता है। देन जो सल्फर होता है वो नेल्स और हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नेल्स और हेयर में मिलता है। देन आगे बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मिनरल्स की। तो माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो 0.01 ग्राम हमें पर डे में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास जो पढ़ने हैं हमने आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। आयोडीन, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर एंड कोबाल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें थायराइड ग्लैंड काम नहीं करती, जिसके कारण हमारा स्वोलन नेक होता है और गोइटर हो जाता है। हमारा गोइटर होता है, स्वोलन नेक होती है लैक ऑफ आयोडीन से। और ये आप सी फूड खा के इसको रिस्टोर कर सकते हैं आयरन को। देन आयरन आता है। आयरन की डेफिशिएंसी हमें पता है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की स्ट्रक्चर होती है, Fe बीच में होता है, मॉलिक्यूल होता है आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, यानी हमारे एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हमें पालक से, मतलब स्पाइनेक्स जो है हमारा आयरन का एक रिच सोर्स है, तो हमें पालक खानी चाहिए। देन क्रोमियम आता है। क्रोमियम जो होता है वो इंसुलिन की एक्टिविटी को करता है, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो। देन कॉपर आता है। कॉपर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट भी हमें एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। तो अब अपने पढ़ेंगे विटामिन्स। अब चलते हैं आगे विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं विटामिन्स। वन इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वन इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स वो मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर, वो कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट दे आर वेरी नेसेसरी बिकॉज विटामिन्स आर, देखो कितने तरह के हैं और आप इनके हर एक के सोर्सेज याद नहीं कर सकते। आपको याद करना है, एक इनका कॉमन नेम याद करना है जो मैंने लिखा है साथ में, और एक आप याद कर सकते हैं इनकी डेफिशिएंसी क्या होती है, मतलब इनको कम खाने से क्या क्या डिजीज़ होती हैं। तो आप ये फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन कवर है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स दो तरह के हैं हमारे पास, वन इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड अदर इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 तरह के विटामिन्स और हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 3, 6 और 2, 8 तरह के और हैं। तो शुरू करते हैं हम फैट सोल्यूबल विटामिन से। फैट सोल्यूबल विटामिन, पहला विटामिन आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए है, इसका कॉमन नेम होता है रेटिनॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके पास MCQ आ सकता है कि विच विटामिन इज नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल बिकॉज विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। और विटामिन ए हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है? विटामिन ए का इफेक्ट होता है हमारी आइज़ के ऊपर। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, कैरोटोमेल्शिया एंड ज़ीरोप्थेल्मिया।
ये सब आई से रिलेटेड डिजीज़ हैं। आपको अगर इमेज अवेलेबल हुई तो मैं दिखा दूंगा इनकी क्या क्या होती हैं। जो ज़ीरप्थैल्मिया होता है उसके अंदर क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है एंड वो टूटने सा मतलब अजीब सा पत्थर टाइप बन जाता है, जैसे पत्थर की आंख बोलते हैं ना, अपने ड्राइनेस के कारण वो पत्थर बन जाता है हमारा कॉर्निया और हमें दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर होता है कि जैसे ही सूरज जल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी एक मूवी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें उस बंदे को रात को दिखना बंद हो जाता है। बहुत कॉमेडी मूवी थी एक, मुझे नाम याद आया तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं उसका। तो विटामिन ए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, और विटामिन ए का हम बढ़ते आ रहे हैं, सोर्स क्या होता है बचपन से ही। ये जो टॉपिक है ये हमने क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं और हर साल ये टॉपिक रिपीट होता है, तो ये हमारे जहन में बस जाना चाहिए ना। विटामिन ए मिलता है हमें गवावा, पपाया वगैरह, इन सब चीज़ों से विटामिन ए मिलता है हमें। देन बात करते हैं विटामिन डी की। अब विटामिन डी है, इसका नाम है कैल्सीफेरोल। अगर आप कितना मर्जी कैल्शियम ले लो, आप कितना मर्जी कैल्शियम ले लो बॉडी के अंदर, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है, क्योंकि विटामिन डी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। अगर कैल्शियम है आपकी बॉडी में और विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ग्रस्त हो जाओगे। और जो हमें विटामिन डी मिलता है वो मिलता है हमें, जो उसका मेजर सोर्स है दिस इज सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, मिल्क से मिलता है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो वो डिजीज़ हो जाएंगे हमें जो हमें कैल्शियम से हो रही थी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें टूथ की डिजीज़ थी, हमारी बोन्स की डिजीज़ थी। तो विटामिन डी से जो मेजर डिजीज़ होती है दिस इज रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों की बोन्स का मुड़ना इज नोन एज रिकेट्स, और बड़ों में जब ये होती है उसे बोलते हैं ओस्टोकैल्सिया और ओस्टियोपोरोसिस। आप ये ओस्टियोपोरोसिस को पूरा डिफाइन करेंगे आगे वुमेन एंड स्पोर्ट्स के अंदर, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हम। और जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी हमारे कैविटीज़ हो जाएंगी डेंटल। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह धूप में रहना जरूरी है, धूप सेकना जरूरी है, बट सुबह सुबह की धूप। ऐसे नहीं आप दोपहर को 12 बजे जाके धूप में खड़े हो गए, भाई अब भैया ने बोला था कि धूप में जाकर धूप जरूरी है हमारे लिए, ऐसा नहीं। सुबह सुबह की जो धूप होती है वो जरूरी होती है, विटामिन डी मिलता है हमें। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं हालांकि, और हम अब तो धूप लेंगे ही विटामिन डी भरपूर मात्रा में। तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। विटामिन ई की अगर हमारे अंदर कमी होगी तो वो मेल और वो फीमेल वो फर्टाइल नहीं होगा, और विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जो बच्चा है वो गर्भ में मर सकता है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के डिलीवरी के वक्त मर सकता है वो बच्चा। जो मिस कैरियज होते हैं वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होते हैं। इसीलिए जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसे ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने चाहिए, हमें कॉटन सीड खिलाने चाहिए, कोकोनट ऑयल, एग योक, फ्रेश फ्रूट मिल्क वगैरह उसको भरपूर मात्रा में खिलाना चाहिए, ताकि जो बच्चा होता है वो स्वस्थ हो। तो फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए जो हमारे लिए होता है विटामिन ई होता है। देन विटामिन के अब इसको विटामिन के से क्लोटिंग से याद रख सकते हैं कि विटामिन के जो होता है वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगर आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपके अंदर क्लोटिंग नहीं होगी। आपने देखा है जब भी चोट लगती है तो हमारे वो एक ब्लैक सी पपड़ी सी जम जाती है स्किन की वजह, जिसको उखाड़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो वो पपड़ी सी जम जाती है, दिस इज क्लोटिंग, वो हमारे विटामिन के कारण होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो क्लोट नहीं होगा और आपका खून नहीं रुकेगा। ये क्लोटिंग के पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो आपने 11वीं में पढ़ी होगी बायोलॉजी के बच्चों ने। देन विटामिन, और अगर आपकी क्वेश्चन आता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है तो उसकी डेफिशिएंसी से होती है अल्जाइमर डिजीज़ होती है। अल्जाइमर मैं बता दूंगा आपको, अल्जाइमर डिजीज़ की एक फ़ोटो दिखा दूंगा अगर मुझे मिली तो। यानी विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अगर आपके विटामिन के की कमी होगी, आपकी क्लोटिंग नहीं होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और टिश्यूज़ थे जहाँ पे खून रुका हुआ था वहाँ से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब विटामिन के नहीं है, क्लोट नहीं हो रहा ब्लड, और आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी जिससे आपकी डेथ तक हो सकती है। इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन के जो सोर्स हैं वो टमाटो, पोटैटो, स्पाइनक, कैबेज, सोयाबीन, एग एंड मीट, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन के। नाउ नेक्स्ट आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर। वाटर सोल्यूबल के अंदर दो आते हैं हमारे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 8 और विटामिन होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है हमने, और इनका कॉमन नेम मैंने लिख रखा है और डेफिशिएंसी की डिजीज आप लिखेंगे। तो जो होते हैं हमारे
पहला पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 जिसका कॉमन नेम है थायमिन और विटामिन B1, इसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना। कलरलेस होता है, स्मेल ऐसी होती है, कलर ही होता है। सीधा ये है इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है। आपको इनके अंदर सिर्फ डेफिशिएंसी की डिजीज़ याद कर लेंगे तो अभी इनफ है, गुड फॉर इनफ है। B1 से डिजीज़ होती है हमारी बेरी। B1 इज़ द मेजर कोज ऑफ बेरी डिजीज़। और बेरी डिजीज़ क्या होती है, बेरी के अंदर क्या होता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपकी एकदम स्किन जो है वो बोन्स का चिपक जाएगी, एकदम वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। दिस इज़ बेरी डिजीज़। देन विटामिन B2 आता है जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B2 से क्या होता है, अगर विटामिन B2 है, विटामिन B2 हमारी जो जवानी, जो हमारी स्किन की टाइटनेस होती है, हमारे यंग होने के जो करेक्टर्स होते हैं, इनको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम एज बढ़ती है हमारे विटामिन B2 कम होने लग जाता है और हमारी स्किन वगैरह लूज होते हैं, रिंकल्स वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यूथ की करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए विटामिन B2 एक एसेंशियल विटामिन होता है। और अगर विटामिन B2 नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होगी। और आजकल कोरोना के टाइम जो है हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो B2 है और विटामिन C है, ये दोनों इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के आते हैं। WBC का काउंट कम हो जाता है। अगर B2 की डेफिशिएंसी है तो WBC का काउंट कम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। विटामिन B3 आता है। देन विटामिन B3 को हम बोलते हैं नायसिन NIACI है, नायसिन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। देन विटामिन 5 जिसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी पैलागेरा डिजीज़ होती है। पैलागेरा डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, हमारी स्किन फूल जाती है, सूज जाती है, हमारी स्किन में सूजन आ जाती है, उसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड की कमी से होती है। देन विटामिन B6 आता है। B6 के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। अगर B6 नहीं होगा तो एनीमिया होने के चांसेस हैं हमें। देन विटामिन B7 आता है, बायोटीन है इसका नेम। इसकी डेफिशिएंसी करती है हमारे, हम डिप्रेशन में, मसल स्ट्रेन होता है, इससे इम्पेयर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है बायोटीन। देन विटामिन B9 आता है, फोलिक एसिड रिप्रोडक्शन, हमारी जो एबिलिटी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने के लिए एसेंशियल होता है फोलिक एसिड। देन विटामिन B12 आता है। B12 इसको साइनोकोबाल-एलानाइन होता है, इसका पर्टिकुलर नेम मुझे याद नहीं आ रहा, विटामिन B12। और ये हमारे एनीमिया फैक्टर के लिए होता है। एनीमिया ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री के अंदर B12 उसमें यूज़ होता है, हमारे एनीमिया के लिए यूज़ होता है। देन हम आते हैं अब विटामिन C के ऊपर। विटामिन C इसका कॉमन नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एंड इन दिनों विटामिन C की टैबलेट्स खा रहे हैं हम, और अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है तो रोज़ आप विटामिन C की एक टैबलेट खाएं। विटामिन C हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा होता है, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना आपके हाथ में है। विटामिन C की टैबलेट खाते रहें रोज़। मैं भी ले रहा हूँ विटामिन C की टैबलेट, चाहे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है बट विटामिन C की टैबलेट लेना हमारे लिए अच्छा है, तो हमें वो लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करना क्योर से बेटर है। अपने सोच रहे हैं कि कोरोना से कुछ नहीं है, बट कोरोना है, उसमें अभी भी कल ही न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने, 0.9% जो है वो डेथ रेट है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप डेथ का शिकार नहीं हो सकते, कोरोना से आप रिकवर हो जाएंगे? कोई ना कोई तो मर ही रहा है कोरोना से, किसी ना किसी की डेथ हो ही रही है। अगर उनमें से एक आप हुए तो 0.95% है, तो मतलब फिर भी कुछ लोगों की जान जा ही रही है कोरोना से, तो इसमें आप भी तो हो सकते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सावधानी इलाज से हमेशा ऊपर रहती है। और अगर एक बार आपको कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम आपको नहीं होगा, इसलिए प्रिवेंट रहें। आपके एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला है, अगर आपको हो जाता है तो आपके अंदर स्ट्रेस हो जाएगा, देन वो 15 से 20 दिन आपके ख़राब हो जाएंगे। और इन दिनों 15 से 20 मिनट भी इम्पोर्टेंट है, और 15 से 20 मिनट ख़राब करना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन विटामिन C है हमारे, विटामिन C भी कुछ हद तक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बट मेजरली जो विटामिन D है वो ये काम करता है। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से जो हमारी डिजीज़ होती है वो स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स। वो ऐड तो पड़ी होगी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, जो एप्पल खाता है उसके यहाँ पे खून लग जाता है एप्पल के अंदर, वो पढ़ा होगा आपने, वो ऐड देखी होगी
हर किसी ने कोलगेट की, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? तो वही नमक वाली बात यहाँ है। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? विटामिन सी, नमक लाना है टूथपेस्ट में भाई। वो सब ऐसे एडवर्टाइजमेंट का होता है, बट विटामिन सी की कमी स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, तो कोलगेट करनी चाहिए हमको। इससे ये पता लगता है। और विटामिन सी हमें किससे मिलता है? पाइनएप्पल्स, खट्टी चीज़ों से मिलता है। आंवला हो गया, ठीक है, ग्रीन चिलीज, एप्पल्स, टमाटो, ऑरेंजेस, इन सब से मिलता है। अब मौसम आने वाला है ऑरेंज का, तो एंजॉय करना, खाना, गाजर का जूस पीना। पूरे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से एक की भी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, कोई ना कोई डिजीज तो होगी। देन अब आप देख सकते हैं जो अगला टॉपिक था हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड था। सब कुछ सेम, बिल्कुल डिट्टो लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो है रफेज, वाटर, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड। सबसे पहले रफेज है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड बोला क्यों गया इन्हें? क्योंकि इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, कोई भी कैलोरीज नहीं मिलती, इसलिए दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फाइबर और रफेज है, इनकी कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। ये काम करते हैं सिर्फ हमारे फूड में बल्क ऐड करने का, इनसे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और ये दो तरह के होते हैं रफेज, सिंपल वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को लोअर्स कर देते हैं हमारे। और जो इनसोल्यूबल होते हैं वो हमारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और वो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने के काम आते हैं। स्टूल आप समझते हैं, जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं स्टूल्स। देन वाटर, वाटर क्या है? हमारे डाइट का सबसे असेंशियल कंपोनेंट वाटर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप खा रहे हैं और उसके अंदर वाटर ना हो। तो वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। वाटर हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वाटर को नॉन न्यूट्रिटिव में भी रखा गया है और न्यूट्रिटिव में भी रखा गया है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप न्यूट्रिटिव में ही इसे टैकल करेंगे। दिस इज़ द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड, वाटर है। हमारी बॉडी में, ब्लड में 90% वाटर होता है, बॉडी में 70% वाटर होता है, सेल में भी ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है। तो वाटर एक देख सकते हैं आप। और वाटर जो है हमारी केमिकल रिएक्शंस को कैरी करने के लिए, बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वाटर एक सोलवेंट की तरीके से काम करता है। तो वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देन कलर कंपाउंड, देन आते हैं हमारे कलर कंपाउंड। जैसे आपने वो पीले चावल तो खाए होंगे, मीठे चावल होते हैं उनके अंदर वो ऊपर से पीला रंग डालते हैं। बूंदी खाते हो आप, मंगलवार को, ट्यूसडे को प्रसाद वगैरह मिलता है, अपने को बूंदी खाते हो, लड्डू खाते हो, तो जो कलर होता है उसके ऊपर, दिस इज़ द कलर कंपाउंड, वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है। वैसे जो वो लाइट येलो का होता है, बट उसके ऊपर जब वो मोतीचूर का लड्डू, माई फेवरेट मोतीचूर का लड्डू, तो और उसके ऊपर जो कलर डालते हैं, दिस इज़ द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, वो कलर कंपाउंड के अंदर आता है। देन आते हैं फ्लेवर कंपाउंड। आप वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट की खाते हो, स्ट्रॉबेरी खाते हो, दीज आर द फ्लेवर कंपाउंड। ये फ्लेवर देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देन जो लास्ट आता है वो आता है हमारा प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड क्या है कि प्लांट से हमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ अलग तरह की बेनिफिशियल रिएक्शन भी कर सकते हैं और कुछ हार्मफुल रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सब कॉफ़ी तो पी होगी आपने, तो कॉफ़ी के अंदर क्या होता है? कैफीन होता है। सेम जो चाय पीते हैं, चाय की पत्ती होती है, वो भी हमें तो प्लांट से मिलती है, उसके अंदर भी होती है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे तो ये आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। ये एक इनहिबिटर के तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये सेवरल हार्मफुल रिएक्शंस भी कर सकता है, इसलिए कॉफ़ी पीना नहीं चाहिए। दीज आर ड्रग्स, ये ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के अंदर भी ये पाया जाता है। कॉफ़ी अगर आप एक्सेस अमाउंट में पियेंगे तो आपको उसकी लत लग जाएगी। जैसे अब जो हमारे पुराने चाहे दादा दादी हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, तो बचपन से वो चाय पीते आए हैं, तो अगर वो उस टाइम पे चाय नहीं पियेंगे, उनका चाय की एक तलब मचती है, तो वो तलब लगने लग जाएगी आपको। तो एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। ये भी प्लांट से कंपाउंड डिराइव होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शन करते हैं एंड इनकी कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती एंड कोई भी इनकी कैलोरीज नहीं मिलती हमें इनसे। दीज आर द प्लांट कंपाउंड। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो चुकी है बिकॉज मैं हर चीज़ कवर करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज में देता हूँ फोकस, बिकॉज समरी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। ओनली समरी पढ़ के आप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ पढ़ना चाहिए हमें। कहीं से भी क्वेश्चन आए, ऐसा ना हो कि आप समरी पढ़ के गए और बाकी कहीं से क्वेश्चन आ गया और आप उसे ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए।
एंड ऑल द बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहें।